हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मजे में। चलिए, जैसा आप लोग को पता है, हम लोग पढ़ रहे थे डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी। और फार्माकोलॉजी हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट कर दिया था, जिसका हमने सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया है। और आज के क्लास में हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। तीसरा पार्ट आज का लेक्चर होने वाला है। कौन कौन सा टॉपिक आज के लेक्चर में हम देखेंगे दोस्तों, चलिए पहले देख लीजिएगा। हमने पिछली क्लास में दोस्तों कैल्सिटोनिन तक कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में पढ़ेंगे विटामिन डी, इंसुलिन, और साथ में दोस्तों और एक टॉपिक आज के कंप्लीट कर लेंगे, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के बारे में। क्या? ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। ये तीनों टॉपिक को आज के लेक्चर में दोस्तों कंप्लीट करेंगे। बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ और कंप्लीट करते हैं इन सब टॉपिक को। हम पहले आज गए हैं विटामिन डी के ऊपर। विटामिन डी को आप सबको पता होगा विटामिन डी क्या होता है, और हम सबको उसी के बारे में आज के लेक्चर में पढ़ना है। इनकी कमी से क्या क्या रोल होता है, रोग होता है, और साथ में इनका फिजियोलॉजिकल रोल है क्या है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। क्लियर? तो फटाफट देख लीजिएगा। विटामिन डी एक जो हम सबको पता है क्या, फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, जो शरीर में कैल्शियम और फास्फेट मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, रेगुलेट करता है। और यह विटामिन क्या करता है, बोन और टीथ की नॉर्मल ग्रोथ और स्ट्रेंथ के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। विटामिन डी को एंटी रेचेटिक विटामिन भी कहा जाता है। क्लियर? आगे हम बात करेंगे इसके सोर्स की, यानी विटामिन डी कहाँ से मिलता है। हम सबको पता है दोस्तों, विटामिन डी जो होता है वो कहाँ से मिलता है, प्लांट सोर्स। विटामिन डी टू मेनली प्लांट सोर्स से मिलता है। विटामिन डी थ्री जो होता है मेनली एनिमल सोर्स और सनलाइट से मिलता है। सनलाइट से स्किन में बनता है। और क्या होता है, स्पेशली विटामिन डी थ्री होता है। क्लियर? जिसे हम कोलेकैल्सिफेरॉल के नाम से भी जानते हैं। इसका मार्क आप देखेंगे, इसका कैप्सूल भी आता है, एकदम पूरा जेली हुआ सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल भी आता है, एकदम पूरा व्हाइट, एकदम गोल्डन कलर का एकदम जेली कैप्सूल। क्लियर? सोर्स ऑफ विटामिन की बात करें तो सनलाइट से मिल रहा है, स्किन में से सिंथेसिस, फिश लिवर ऑयल में, एक योल्क में, यानी अंडे की जो योल्क होता है उसमें, साल में मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट में विटामिन डी का मिलना बहुत ही कॉमनली है। क्लियर? आगे बात करेंगे दोस्तों एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी एक्चुअल में एक्टिवेट कैसे होती है, हम सबको पता है। देखिए, ये स्टेप आपको पता हो जाएगा तो बढ़िया है, आपको पता चल जाएगा। अगर कोई पूछता है कि हाँ बताओ, सनलाइट तो हम तो लोग लेते हैं, लेकिन विटामिन डी कैसे बनता है, क्या सनलाइट से विटामिन डी आती है? नहीं दोस्तों, विटामिन डी सनलाइट से नहीं आती है। देखिए क्या होता है, विटामिन डी इनिशियली इनएक्टिव फॉर्म में होता है। स्टेप इन ऑफ एक्टिवेशन कैसे एक्टिवेट होगा, पहले देखिए। स्किन में क्या होते हैं, CO1 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलेकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट कराते हैं। क्लियर? स्किन में क्या होते हैं हमारे, CO1 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल होते हैं, जो सनलाइट जब इन पे पड़ती है तब यही मालिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोलेकैल्सिफेरॉल यानी विटामिन डी थ्री में। लीवर में केस में क्या होता है, 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल होते हैं, जो कि किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोलेकैल्सिफेरॉल में। किडनी में क्या होती है, 125 डाईहाइड्रो कोलेकैल्सिफेरॉल होते हैं, जो कि क्या एक्टिवेटेड फॉर्म क्या होगा इसका, कैल्सिट्रोल होता है। क्लियर? यानी कैल्सिट्रोल ही बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म है। यानी कहने का मतलब है कोई भी जब विटामिन डी होगा तो किस में होगा, कैल्सिट्रोल में कन्वर्ट हो जाएगा। जब तक कैल्सिट्रोल में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक वो हमारी बॉडी उसको यूज नहीं कर पाएगी। और हम सबको पता है इस किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, अभी हमने ऊपर यहाँ पे पढ़ा है कि ये बोन के लिए, टीथ के लिए, नॉर्मल ग्रोथ के लिए क्या होता है, बहुत अत्यंत आवश्यक होता है। आगे हम बात करिए दोस्तों फिजियोलॉजिकल रोल की। फिजियोलॉजिकल रोल क्या, देखिए, रोल इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन का क्या रोल होता है, इंटेस्टाइन से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कराते हैं विटामिन डी थ्री और या विटामिन, और साथ में कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन के सिंथेसिस को स्टिमुलेट करा देते हैं, जिससे कैल्शियम क्या हो गया, प्रोटीन से बाइंड हो जाएगा। और कैल्शियम जब प्रोटीन से बाइंड हो जाएगा तो क्या, कैल्शियम का जो क्या करेगा, वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करा लेगा। क्लियर? आगे बात करेंगे दोस्तों फास्फेट एब्जॉर्प्शन में भी इनका रोल होगा, यानी इंटेस्टाइनल फास्फेट एब्जॉर्प्शन में भी ये क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। यानी विटामिन डी जो होते हैं वो फास्फेट को एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ा देते हैं, जिससे फास्फेट भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। रोल इन बोन फार्मेशन। बोन फार्मेशन में विटामिन डी काम करता है, यानी बोन मिनरलाइजेशन के लिए एसेंशियल होता है। कैल्शियम और फास्फेट को बोन में डिपॉजिट कराता है, यानी बोन में क्या करेगा, कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा बढ़ा देगा, जिससे बोन हमारे क्या हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। रोल इन टीथ डेवलपमेंट। जो दांत होते हैं, दांत के डेवलपमेंट में भी विटामिन डी ये हेल्प करता है, यानी टीथ की नॉर्मल फॉर्मेशन और स्ट्रेंथ में और उसकी मजबूती में विटामिन डी हेल्प करता है। ओवरऑल इफेक्ट की बात करें दोस्तों तो ब्लड कैल्शियम लेवल और फास्फेट लेवल मेंटेन करता है। बोन और टीथ को स्ट्रांग बनाने में विटामिन डी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। आगे बात करेंगे पैथोलॉजिकल रोल ऑफ विटामिन डी की। तो इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है, सबको पता है। कमी से रिकेट्स होगा, यानी सॉफ्ट और वीक बोन हो जाएंगे, बॉल लेग्स हो सकते हैं, और साथ में डिलेड टीथिंग, और कल जो दांत होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिलेड हो जाएंगे, यानी मेरे कहने का मतलब है वो देरी से आएंगे। ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है, यानी बच्चों अडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया हो, जिसमें बोन दर्द करता है, मसल्स कमजोर हो जाते हैं,
और बोन क्या हो जाते हैं, फ्रेगाइल नेचर की, यानी बोन हल्का फुल्का से इधर उधर करने से भी क्या हो सकते हैं, टूट सकते हैं, फ्रैक्चर हो सकते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों विटामिन डी की, अगर एक्सेस हो जाएगी तब क्या देखने को मिलेगा, तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों हाइपर विटामिनोसिस डी। और इस इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, हाइपर कैल्सीमिया होगा, नौसिया, वोमिटिंग, किडनी स्टोन, सॉफ्ट टिश्यू कैल्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। क्लिनिकल यूजेज ऑफ विटामिन डी की बात करें, प्रिवेंशन एंड ट्रीट ऑफ रिकेट्स, इसका क्या इस्तेमाल किया जाएगा, रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए और बीमारी को ठीक करने के लिए। कौन सी बीमारी, रिकेट्स, जो कि चिल्ड्रन में बोन डिफॉर्मेसी को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोमलेशिया, यानी अडल्ट में विटामिन डी सप्लीमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा इन ऑस्टियोमलेशिया को ठीक करने के लिए। आगे बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कैल्शियम के साथ दिया जाता है बोन डेंसिटी इंप्रूव करने, जिससे हमारी बोन क्या हो, अच्छी डेंसिटी की हो, मजबूती हो। हाइपोकैल्सीमिया में दिया जाएगा, ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा, किसका, विटामिन डी का। रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, यानी क्रोनिक किडनी डिजीज में कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को सुधारने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा, किसका किया जाएगा दोस्तों, विटामिन डी का। क्लियर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो विटामिन डी क्या है, फैट सोलुबल विटामिन है। एक्टिव फॉर्म क्या होता है, कैल्सिट्रॉल होता है। डिफिशिएंसी की बात करें तो रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है। एक्सेस हो जाएगा तो हाइपर विटामिनोसिस डी हो सकता है। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करा देता है, कौन कराता है, विटामिन डी कराता है। इसके इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट थे। हम बात करेंगे दोस्तों अब इंसुलिन की। इंसुलिन हम सबको पता है दोस्तों, इंसुलिन क्या होता है, एक हमारा हार्मोन होता है जो हमारे पैनक्रियाज से रिलीज होता है और ये क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कराता है। और देखिए वही काम करने वाला है। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो पैनक्रियाज के आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से रिलीज होती है और यह हार्मोन शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, कम करने का काम करता है। इंसुलिन को हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन भी कहा जाता है। कहने का मतलब है हाइपो का मतलब होता है कम, ग्लाइसेमिक का मतलब होता है ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज को कम करने वाला हार्मोन कहा जाता है। यानी कर रहा है ग्लूकोज लेवल को कम करेगा, यहाँ पे भी लिखा है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर रहा है, मतलब ग्लूकोज लेवल को कम करेगा। कैसे कम करेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करा देगा दोस्तों। देखिए सोर्स की बात करें तो सोर्स मिलता है पैनक्रियाज के बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल से रिलीज होता है। और हम इसके फिजियोलॉजिकल रोल की बात करें तो क्या काम कर रहा है, देखिए कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। देखिए ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज करता है, सेल्स में ग्लूकोज अपटेक इंक्रीज करा देता है, लीवर और मसल्स में ग्लाइकोजिनोसिस कराता है, यानी ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करवा दे रहा है, ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। तो और क्या करता है, ग्लूकोजिनोसिस इनहिबिट कर देता है, मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन इनहिबिट कर देता है। रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज लेवल हमारी बॉडी में वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए दोस्तों देखे होंगे जो शुगर के पेशेंट होते हैं जिनमें ग्लूकोज लेवल बढ़ा होता है उनको इंसुलिन दिया जाता है। हम बात करेंगे दोस्तों रोल इन फैट मेटाबॉलिज्म में। फैट मेटाबॉलिज्म में क्या इसका रोल होता है, लिपोजेनेसिस इंक्रीज करा देता है, मतलब फैट का जो ब्रेकडाउन है वो क्या हो जाएगा, लिपोजेनेसिस इंक्रीज हो जाएगा, मतलब लिपिड का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फैट का ब्रेकडाउन रुक जाएगा, यानी जो फैट जो हमारे ब्रेकडाउन होते हैं, लिपोलाइसिस हो रहा था वो रुक जाएगा। अब क्या हो जाएगा, फैट का बनना स्टार्ट हो जाएगा, यानी एक्सेस ग्लूकोज को फैट के रूप में भी स्टोर करा लेता है, यानी जो अधिक मात्रा में ग्लूकोज है उनको फैट में भी बना लेता है, यानी फैट के रूप में उसे स्टोर कर लेता है। रोल इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में दोस्तों, यानी प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज कराता है, यानी प्रोटीन का फॉर्मेशन बढ़ा देता है जिससे प्रोटीन अधिक मात्रा में बनने लगते हैं। अमाइनो एसिड का सेलुलर अपटेक बढ़ता है, प्रोटीन ब्रेकडाउन को रोक देता है, यानी प्रोटीन ब्रेकडाउन कम होंगे, अब प्रोटीन कहाँ क्या होंगे, सिंथेसिस होंगे, यानी प्रोटीन जो होंगे बनेंगे। इसलिए इंसुलिन को एनाबॉलिक हार्मोन भी कहा जाता है। इंसुलिन को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, एनाबॉलिक हार्मोन के नाम से। क्यों, क्योंकि प्रोटीन की सिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है। रोल इन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में भी ये दोस्तों हेल्प करता है। इंसुलिन सेल्स में पोटेशियम अपटेक को इंक्रीज कराता है, यानी ब्लड पोटेशियम लेवल को रेगुलेट करने का भी काम करता है। कौन सा है इसमें, आयन दोस्तों, पोटेशियम आयन, यानी पोटेशियम आयन अपटेक को क्या करता है, इंक्रीज करा देता है, ब्लड पोटेशियम लेवल को क्या कर देगा, रेगुलेट कर लेगा। ओवरऑल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की बात करें दोस्तों तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ग्रोथ और टिश्यू रिपेयर को सपोर्ट करता है। हम बात करेंगे दोस्तों इसके पैथोलॉजिकल रोल, अगर इसकी कमी या वृद्धि हो गई तो क्या देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो हम सबको पता है डायबिटीज मेलाइटस, मधुमेह की समस्या होगी, शुगर की समस्या होगी। इंसुलिन की कमी या एक्शन की कमी होने पर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, यानी कि उसे क्या कहते हैं, मधुमेह कहते हैं।
जाते हैं। इसमें दो टाइप के दोस्तों होते हैं। पहला होता है टाइप 1 जिसको डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, यानी इसमें क्या हो रहा है, इंसुलिन की डिफिशियंसी हो जाएगी, इंसुलिन की कमी हो जाएगी। क्यों कमी हो जाएगी दोस्तों? क्योंकि बीटा सेल्स क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी पैनक्रियाज का बीटा सेल्स जो होते हैं इंसुलिन रिलीज नहीं कर पाते हैं। सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा दोस्तों? हाइपरग्लाइसेमिया, यानी हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, पॉलीयूरिया, बार बार पेशाब होगा, पॉलीडिप्सिया, ज़्यादा प्यास लगेगा, वेट लॉस होगा, आपकी वजन क्या हो जाएगी दोस्तों, घट जाएगी। अगला जो इसमें टाइप होता है दोस्तों, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का, इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस या रिलेटिव डिफिशियंसी। कहने का मतलब ये है कि इंसुलिन तो रिलीज हो रहा है लेकिन जो उसके रिसेप्टर हैं वो पहचानने से मना कर देते हैं। इस किसके कारण से होता है दोस्तों? ओबेसिटी से एसोसिएटेड है, अडल्ट एज में यानी मोस्ट कॉमन होता है, जो ओल्ड एज होता है उसमें मोस्ट कॉमन होता है। अगला इंसुलिन एक्सेस, इंसुलिन एक्सेस के कारण भी समस्या हो जाएगी। अभी हमने देखा था उसकी कमी से दो टाइप के डायबिटीज हो रहे थे, यानी टाइप 1 टाइप 2, और अगर उसकी वृद्धि हो गई तब क्या देखने दिक्कत होगी, यानी इंसुलिन एक्सेस से हाइपोग्लाइसेमिया हो सकती है, यानी हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल की क्या हो जाएगी दोस्तों, कमी हो जाएगी। यानी किसी का बोलते हैं ना शुगर कम हो गया है, मतलब उसमें क्या हो गया, ग्लूकोज लेवल कम हो गया है। सिम्टम्स की बात करें तो दोस्तों उसमें स्वेटिंग होगा, ट्रिमर्स, कन्फ्यूजन, लॉक ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी वो कहीं पे क्या होगा, ध्यान नहीं एकत्रित नहीं कर पाएगा, कन्फ्यूजन रहेगा, उसको पसीना होगा, ये सब समस्या होंगी अगर किसी का ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है। आगे बात करेंगे दोस्तों इसके क्लिनिकल यूजेस की ऑफ इंसुलिन। देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में लाइफ लॉन्ग इंसुलिन थेरेपी की आवश्यक होती है। अगर किसी को टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है तो उसको पूरे जीवन भर उसको इंसुलिन की थेरेपी चाहिए, यानी पूरे जीवन भर उसको इंसुलिन चाहिए। ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की बात करें, जब ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग इनसफिशिएंट हो, यानी कहने का मतलब है इसके ओरल भी हाइपोग्लाइसेमिक आते हैं जो इसको लेवल को कम करते हैं। जैसे दोस्तों आप पढ़े होंगे मेटफॉर्मिन होता है, ग्लिमिपिराइड होता है, ये सब क्या है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होते हैं। तो यानी टाइप 2 वाले में इन दवाओं को दिया जाता है, लेकिन जब ये दवाई इन सब से इनइफेक्टिव हो जाए, ये दवाई अच्छे से काम ना कर पाएँ, तब हम वहाँ पे क्या देंगे, इंसुलिन देंगे। क्लियर। अगर क्या है दोस्तों, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस यानी इमरजेंसी कंडीशन में रैपिड एक्टिंग इंसुलिन दिया जाता है। अगर अचानक से किसी को अगर कहने का मतलब है अगर उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत अधिक बढ़ गया है तो उसको तुरंत कम करने के लिए रैपिड एक्टिंग इंसुलिन दिया जाता है इमरजेंसी कंडीशन में दोस्तों। आगे बात करेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायबिटीज, यानी प्रेगनेंसी के दौरान सेफ हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। हाइपरकैल्सीमिया की बात करें तो पोटेशियम को सेल्स के अंदर शिफ्ट कराने के लिए इंसुलिन दिया जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट से देखें तो इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या करता है, कम करता है। सोर्स की बात करें बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज से मिलता है। एनाबॉलिक हार्मोन होता है। डिफिशियंसी की बात करें डायबिटीज मेलाइटस, और अधिक मात्रा में होगा तो हाइपोग्लाइसेमिया देखने को मिलेगा। अगला जो दोस्तों हमारा इसमें है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, ये भी इंसुलिन ही है। कहने का मतलब है इंसुलिन क्या इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है, वो हार्मोन है, लेकिन ऊपर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या होते हैं, ये भी क्या करते हैं, ग्लूकोज लेवल को कम करते हैं, किस में कन्वर्ट करा देते हैं, ग्लाइकोजन में। लेकिन ये क्या करते हैं, मेनली स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक, ओरल मतलब मुंह के द्वारा, हाइपो का मतलब होता है क्या, कम करने वाला, ग्लाइसेमिक मतलब क्या बताए थे, शुगर या ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज लेवल को कम करने वाला जो और मुंह के द्वारा जो एजेंट दिए जाते हैं, जो मेडिसिन दी जाते हैं, उन्हें हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कहते हैं। जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए माउथ के यानी ओरल रूट से दी जाती है। इनका उपयोग मुख्य रूप से दोस्तों टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के ठीक करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। ये जो ड्रग होते हैं इंसुलिन की तरह ग्लूकोज कंट्रोल करती है, लेकिन ओरल रूट से दी जाती हैं। हम बात करेंगे दोस्तों इसके फिजियोलॉजिकल बेसिस पे नॉर्मल ग्लूकोज रेगुलेशन कैसे होता है उसको पहले समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहले नॉर्मल कंडीशन में बात करें तो क्या होता है, इंसुलिन बीटा सेल से पैनक्रियाज से क्या होती है, रिलीज होती है। बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज से इंसुलिन रिलीज होगी। इंसुलिन क्या करेगी, ग्लूकोज को अपटेक को बढ़ा देगी और लीवर में ग्लाइकोजेनेसिस बढ़ाती है, यानी कहने का मतलब है लीवर में क्या होगा, ग्लाइकोजन का बनना शुरू हो जाएगा। और टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, इंसुलिन प्रेजेंट होता है लेकिन एक्शन कम हो जाता है, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, यानी यही कंडीशन जो ग्लाइकोजेनेसिस हो रहा था अब ये नहीं हो पाएगा। तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इसी डिफेक्ट को करेक्ट करता है, इसी डिफेक्ट को, इसी कमी को, इसी गड़बड़ी को क्या करता है, ठीक करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की बात करें तो सल्फोनाइल यूरेज होता है, जिसमें टोल्ब्यूटामाइड, ग्लिबेक्लमाइड, ग्लिपेजाइड और ग्लीक्लाजाइड, ये सब मेडिसिन आती हैं। और क्या होंगी दोस्तों, और होंगी जैसे बिग्नाइड क्लास की, जिसमें हम मेटफॉर्मिन पढ़ते हैं मोस्ट कॉमन, और मेग्लिटिनाइड होते हैं जैसे रापाग्लिनाइड, नाटेग्लिनाइड, और साथ में थियोलिडानिनोन्स होते हैं जिसको ग्लेटाजोन्स बोलते हैं, जैसे पायोग्लिटाजोन, रोसीग्लिटाजोन। अल्फा ग्लूकोसाइडेज होते हैं जैसे
एकार्बोस और साथ में मेग्लिटोल भी का होता है। डीपीपी इनहिबिटर भी होते हैं कुछ, जैसे सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन। ठीक, फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, सल्फाइन यूरेज जो होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बात करें तो पैनक्रियाज के बीटा सेल्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करते हैं, इंसुलिन सिक्रेशन बढ़ा देती है। तभी इफेक्टिव होती है जब बीटा सेल्स क्या हो, फंक्शनल हो, यानी बीटा सेल्स जब हमारे काम कर रहे हो तभी यह काम करेगा। अगला जो दोस्तों होता है क्या, बिगुनाइड मेटफॉर्मिन जो होता है, यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, हिपैटिक ग्लूकोजिनेसिस इनहिबिट कर देता है, यानी पेरिफेरल टिश्यू में इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज कर देगा और इंटेस्टाइन में ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन डिक्रीज कर देगा, यानी कह रहे हैं इंटेस्टाइन में ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। तो हाइपोग्लाइसेमिक रेयरली काम करता है, यानी कह रहे हैं क्या करता है, हाइपोग्लाइसेमिया, यानी कहने का मतलब ये है कि आप ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम कराने में हेल्प करता है। आगे बात करेंगे मेग्लिटिनाइड जो होता है, रैपिड एंड शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन क्या होता है, सिक्रेटोगोस होता है, जो पोस्ट मील ब्लड ग्लूकोज को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। अगला क्या है, जो थियोजोलिडिनोन्स जो होते हैं ये इंसुलिन रेजिस्टेंस रिड्यूस कर देते हैं, एडिपोस एंड मसल्स टिश्यू में इंसुलिन एक्शन को बढ़ा देते हैं। और अगला जो है अल्फा ग्लूकोसाइनेज इनहिबिटर जो होता है दोस्तों, वो क्या करता है, इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन को डिले कर देता है, ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है, पोस्ट पैंड्रियल हाइपरग्लाइसेमिया को क्या कर देता है, कम कर देता है। अगला क्या है, डीपीपी इनहिबिटर, इसी क्या करता है दोस्तों, इंक्रीजन कर देगा, हार्मोन की ब्रेकडाउन को रोक देगा और साथ में ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन रिलीज इंक्रीज कर देगा। हम बात करेंगे इसके पैथोलॉजिकल रोल की। पैथोलॉजिकल रोल क्या होगा, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में यूज किया जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंट प्रेजेंट होता है, ओरल इंसुलिन डिफिशिएंसी हो सकती है, यानी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करके क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन जैसे न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी से हमको क्या करते हैं, बचाते हैं। ये सब आगे हम बात करेंगे दोस्तों इसके क्लिनिकल यूजेज ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक को एजेंट की। तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में इनका इस्तेमाल किया जाएगा, प्राइमरी इंडक्शन, माइल्ड टू मॉडरेट डायबिटीज फर्स्ट चॉइस के लिए, कॉम्बिनेशन थेरेपी के लिए दिया जाता है, डिफरेंट मैकेनिज्म वाली ड्रग को कंबाइन किया जाता है बेटर ग्लाइसेमिक कंट्रोल के लिए, यानी ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए। प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज कॉम्प्लिकेंस, लॉन्ग टर्म ग्लूकोज कंट्रोल से आई, किडनी और नर्व डैमेज का जो होता है क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, क्लियर, डैमेज कम होते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट से कुछ देंगे तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट टाइप 2 डायबिटीज में यूज होती है, सल्फोनाइल यूरेज इंसुलिन क्या करते हैं, रिलीज इंक्रीज करा देती है, मेटफॉर्मिन हाइपोग्लाइसेमिक रेली करता है और क्या करेंगे, अल्फा ग्लाइकोसिडेज इनहिबिटर पोस्ट मील ग्लूकोज कंट्रोल करती हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों एस्ट्रोजन की। एस्ट्रोजन का बात करेंगे अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इतना पढ़िए और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय।